क्लास 10 साइंस के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है समांतर क्रम संयोजन। बेसिकली पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि प्रतिरोधों का हम श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से करते हैं, बेसिकली उसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। जब समांतर क्रम संयोजन किया जाता है तो बेसिकली फॉर्मूला क्या निकलता है, उसका डेरिवेशन किस प्रकार से करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सभी बातों के बारे में हम जानने वाले। तो चलिए शुरू करते। देखिए सबसे पहले समझिए हम टॉपिक क्या है आज के वीडियो का, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे प्रतिरोध लेना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं 3 प्रतिरोध ले लेता हूँ। हाँ, आपका ये हो गया आपका पहला प्रतिरोध, बिल्कुल ये हो गया आपका पहला प्रतिरोध, और मैं मान लेता हूँ ये क्या है, बेसिकली R1 है। उसी प्रकार से ये हो गया बेसिकली आपका दूसरा प्रतिरोध, और ये जो प्रतिरोध है वो बेसिकली मैं मान लेता हूँ R2 है। इसी प्रकार से मैं एक और प्रतिरोध ले लेता हूँ, और वो जो प्रतिरोध है वो बेसिकली मैं क्या मान लेता हूँ, आपका R3 मान लेता हूँ। जब हम श्रेणी क्रम में संयोजन कर रहे थे प्रतिरोधों का तो हमने क्या किए थे, एक के बाद एक लगाए थे प्रतिरोधों को, इस प्रकार से लगाए थे। ये R3 था, ये R2 था, ये R1 था। तो इस प्रकार से जब हम श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे थे तो प्रतिरोधों को मैंने एक के बाद एक लगाया था, बिल्कुल। लेकिन जब हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो यहाँ पर हम प्रतिरोधों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो आपके तीनों प्रतिरोध है उनका जो एक सिरा होता है, ये इनका जो एक सिरा रहता है वो किसी एक बिंदु से, बेसिकली वो किसी एक बिंदु से जुड़ा हुआ रहता है, और इन तीनों प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा होता है, बेसिकली ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, वो एक बिंदु से जुड़ा हुआ रहता है, इस प्रकार से, बिल्कुल। तो देखिए ये होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ये आपका एक प्रतिरोध है, इसके 2 सिरे होंगे, पहला सिरा ये होगा, दूसरा सिरा ये होगा। उसी प्रकार से ये भी एक सिरा, ये भी एक प्रतिरोध है, इसका एक सिरा ये वाला बिंदु होगा, दूसरा सिरा ये वाला बिंदु होगा। उसी प्रकार से ये भी एक क्या है आपका बेसिकली प्रतिरोध है, इसका एक सिरा ये होगा, इसका एक सिरा बेसिकली ये होगा। अब इन तीनों प्रतिरोध का जो पहला सिरा है ये वाला, वो किसी एक बिंदु से, और जो बेसिकली दूसरा सिरा है देख सकते हैं वो किसी एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो जब हमने जितने भी प्रतिरोध लिए हैं, यदि उन सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु से तथा उन्हीं सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी दूसरी बिंदु से जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार के हम संयोजन को क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बात समझ में आई। बेसिकली प्रतिरोध का जब हम श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे थे तो उसमें क्या था, हमने एक के बाद एक प्रतिरोध लगाए थे, और उसकी खासियत ये होती है कि जो प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में तीनों प्रतिरोध का जो एक सिरा है वो किसी एक बिंदु से, और बेसिकली जो तीनों प्रतिरोध है उसका जो दूसरा सिरा है वो किसी एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो ये होता है बेसिकली प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। बात समझ में आई। अब बेसिकली हमें इसका डेरिवेशन करना है, समांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये वाला बिंदु क्या है, बेसिकली B है, और ये जो आपके तीनों प्रतिरोध है जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उन्हें मैं एक बैटरी से इस प्रकार से बेसिकली जोड़ देता हूँ। हाँ, और यहाँ पर एक कुंजी भी इस प्रकार से बेसिकली लगा देता हूँ। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन करना है। मैं मान लेता हूँ ये जो आपकी बैटरी है इसका धनात्मक सिरा ये हुआ, ऋणात्मक सिरा बेसिकली ये हो गया। हाँ, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो मैं बेसिक वोल्टेज अर्थात विभवांतर वो कितना मान लेता हूँ, मैं बेसिकली आपका V मान लेता हूँ। हाँ, अब बेसिकली जैसे ही मैं कुंजी को क्या करूंगा, बंद करूंगा, पॉइंट लगा देने का मतलब है कुंजी को बंद कर देना। तो यहां से क्या प्रवाहित स्टार्ट होगी, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगी, यहां से भी क्या होगी, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगी, यहां से भी क्या होगी, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगी। अब देखिए हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी रास्ता बदलता है
क्या बदलता है? रास्ता बदलता है, तो बेसिकली धारा बदलती है। बात समझ में आई? पिछले जो वीडियो था जिसमें कि मैंने आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन बताया था, तो उसमें किस प्रकार की कंडीशन थी? पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और बेसिकली तीसरा प्रतिरोध, इस प्रकार की कंडीशन थी। इसमें से धारा आई प्रवाहित हो रही थी इस प्रतिरोध में से, तो इस प्रतिरोध में से आई ही होगी, इस प्रतिरोध में से आई ही होगी। क्यों? तीनों प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान क्यों था? क्योंकि बेसिकली रास्ता समान था, रास्ता ऐसे बट नहीं रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली धारा यहाँ से बहना स्टार्ट हुई, यहाँ से बहना स्टार्ट हुई, यहाँ से बहना स्टार्ट हुई, लेकिन इसके बाद देखना, यहाँ के बाद इस बिंदु के बाद धारा 3 भागों में बट गई, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसा नहीं हो रहा था। श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसे धारा बट नहीं रही थी, एकदम सीधे सीधे जा रही थी, इसलिए तीनों प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान एक समान था। लेकिन यहां से जो धारा आई है वो इस बिंदु के बाद 3 भागों में बट रही, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो मैंने आपको बताया था यदि रास्ता बदलता है तो धारा बदलती है। यहाँ पर देखिए रास्ते बदल गए, कितने रास्ते उत्पन्न हो गए? 3, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। और यदि रास्ता बदलता है तो धारा भी बदलती है। हाँ, तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, धारा बदलेगी, तो मैं मान लेता हूं यहां में से जो प्रवाहित धारा होगी वो बेसिकली कितनी होगी? I1 होगी। इस प्रतिरोध में से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो मैं बेसिकली मान लेता हूं कितनी होगी? I2 होगी। और इस प्रतिरोध में से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो बेसिकली कितनी होगी? I3 होगी। हाँ, हमने I को I1, I2, I3 में क्यों बांटा है? हमने I को I1, I2, I3 में इसलिए बांटा है क्योंकि देखिए इस बिंदु के बाद रास्ता बदल रहा है, और यदि रास्ता बदलता है धारा का, तो बेसिकली आपके जो धारा का मान है वो भी बदलता है। हाँ, ये एक विशेष बात है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। बेसिकली ये जो आपकी I1 धारा है वो इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी और फिर यहाँ से भी प्रवाहित होगी। ये जो आपकी I2 धारा है इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी और फिर यहाँ से भी प्रवाहित होगी। और ये जो आपकी I3 धारा है, ये जो आपकी I3 धारा है वो भी इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी और बेसिकली यहाँ पर I3 हो जाएगी। अब बेसिकली इस बिंदु के बाद देखना, फिर से जो धारा का पहले वाला मार्ग था वही हो गया बेसिकली। तो यहाँ से जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी वो बेसिकली फिर से क्या हो जाएगी? आपकी I हो जाएगी। और ये I धारा बेसिकली इस प्रकार से आपकी प्रवाहित होगी। जैसे हमने कुंजी को बंद किए, I धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हुई। इस बिंदु के बाद से धारा के 3 रास्ते बन गए, तो रास्ते बदलते हैं। देखो 1 2 3 3 रास्ते हो गए, तो धारा भी बदल गई, I1, I2, I3। अब फिर से देखना, यहाँ से वही रास्ता चालू हो रहा है, एकदम सीधा वाला जो कि था पहले से। तो यहाँ से यदि I धारा प्रवाहित हो रही तो यहाँ से भी I धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार से पूरा धारा का हम फ्लो बता सकते हैं इस परिपथ में। बात समझ में आई? अब बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे विभवांतर की। हाँ, इस बैटरी का जो विभवांतर है वो बेसिकली क्या है? आपका V है। ये जो बैटरी है वो किन दो बिंदुओं के बीच में स्थित है? ये स्थित है बिंदु A और बिंदु B के बीच में। देखिए ये जो बैटरी है, ये वाली जो बैटरी है वो इस बिंदु A, देख सकते हो, इस बिंदु A और इस बिंदु B के बीच में। ये वाली जो बैटरी है वो इस बिंदु A और बिंदु B के बीच में स्थित है। और याद रखना, ये जो प्रतिरोध R1 है, ये जो प्रतिरोध R2 है, ये जो प्रतिरोध R3 भी, ये भी किन 2 बिंदुओं के बीच में? ये भी उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में जिन 2 बिंदुओं के बीच में बैटरी है। बैटरी बिंदु A और बिंदु B के बीच में है, देख सकते हो आप। उसी प्रकार से ये जो तीनों प्रतिरोध है आप देख सकते हैं किन 2 बिंदुओं के बीच में? बिंदु A और बिंदु B के बीच में है। और मैंने कहा था यदि बिंदु नहीं बदलते हैं, बिंदु वही है, तो बेसिकली विभवांतर भी वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यदि या बैटरी का विभवांतर V है तो ऑब्वियस सी बात है इस प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वो भी V होगा। ये जो सेकंड प्रतिरोध R2 है इसका भी विभवांतर V होगा, और ये जो थर्ड प्रतिरोध है R3 है इसका भी विभवांतर V होगा। कारण एक ही है विभवांतर समान होने का कि यदि बिंदु बदलते हैं। ये तीनों प्रतिरोध बिंदु A और बिंदु B के बीच में है, ये एक बैटरी भी बिंदु और बिंदु A के बीच में ही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो विभवांतर होगा वो यहाँ के विभवांतर के समान होगा। जब हम श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे थे तो बेसिकली ये था बिंदु A और बिंदु B के बीच में, और ये वाला प्रतिरोध था बिंदु B और बिंदु C के बीच में, ये वाला प्रतिरोध था बिंदु C और बिंदु D के बीच में। और जो आपकी बैटरी लगी हुई थी बेसिकली इस प्रकार से जो आपकी बैटरी लगी हुई थी वो बैटरी आपकी किन 2 बिंदुओं के बीच में थी? बिंदु A और बिंदु D के बीच में थी। और जबकि ये वाला प्रतिरोध बिंदु A और बिंदु B के बीच में था, ये वाला प्रतिरोध बिंदु B और बिंदु C के बीच में था, ये वाला प्रतिरोध बिंदु C और बिंदु D के बीच में था। मतलब बैटरी का विभवांतर V है।
ये अलग बिंदुओं के बीच में स्थित है और ये तीनों प्रतिरोध भी अलग अलग बिंदुओं के बीच में स्थित है। इसलिए यहाँ का विभवांतर V1 था, यहाँ का V2 था, यहाँ का V3 था। जबकि यहाँ पर बैटरी जिन दो बिंदुओं के बीच में है, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच में आपका कौन स्थित है, बेसिकली उन्हीं दो बिंदुओं के बीच में आपके तीनों प्रतिरोध भी उपस्थित है। इसलिए बैटरी का जो विभवांतर V है वही विभवांतर आपका किसका हो जाएगा, तीनों प्रतिरोधों का हो जाएगा। हाँ, ये बात सबसे जरूरी थी जो कि यहाँ पर आपको समझना था। हाँ, तो ये हो गया बेसिकली आपका परिपथ। अब बेसिकली यहाँ पर बनाएंगे हम तुल्य परिपथ। अब तुल्य परिपथ का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल 8 मजदूर एक दीवार को 8 घंटे में बनाते हैं। 8 मजदूर एक दीवार को 8 घंटे में बनाते हैं और वही दीवार एक सुपर मजदूर 8 घंटे में बना देता है। एक दीवार 8 मजदूर 8 घंटे में बनाते हैं, एक दीवार 8 मजदूर 8 घंटे में बनाते हैं और वही दीवार को 8 घंटे में एक सुपर मजदूर बना देता है। तो आप क्या कहेंगे, वो जो 8 मजदूर है उनके तुल्य एक आपका सुपर मजदूर है। तो वैसे ही यहाँ पर आपके कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है। तो मैं इन 3 प्रतिरोध के तुल्य एक तुल्य प्रतिरोध बना लेता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर मैं एक तुल्य प्रतिरोध बना लेता हूँ। ये बेसिकली क्या है आपका आर तुल्य मतलब तुल्य प्रतिरोध। मतलब जैसे 8 मजदूर के तुल्य वो एक सुपर मजदूर था, वैसे ही यहाँ पर 3 प्रतिरोधों के तुल्य एक आपका आर तुल्य है। बात समझ में आई। अब बेसिकली इसे भी हम किससे जोड़ देंगे, इस प्रकार से एक बैटरी से जोड़ देंगे। ये वही बैटरी है जो कि यहाँ पर लगी हुई है, इसका भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हाँ, यहाँ पर भी कुंजी जोड़ देते हैं जैसे कि यहाँ पर जुड़ी हुई है और इसे भी हम इस प्रकार से बेसिकली जोड़ देते हैं। अब बताइए, ये बेसिकली तीनों प्रतिरोध किन दो बिंदुओं के बीच में स्थित है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में। इन तीनों प्रतिरोधों के तुल्य ये वाला प्रतिरोध है, तो ये भी किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, बिंदु ए और बिंदु डी के बीच में होगा। यही बैटरी है जो कि मैंने यहाँ पे लगाया। इस बैटरी का विभवांतर कितना है, V है, तो इसका भी बेसिकली कितना हो जाएगा, आपका V ही हो जाएगा। बेसिकली इसका भी विभवांतर कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका V हो जाएगा। हम जैसी कुंजी को बंद करेंगे तो यहाँ से क्या प्रवाहित स्टार्ट होना होगी, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगी। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या यहाँ पर धारा अपना रास्ता बदल रही है? बिल्कुल नहीं। बेसिकली धारा यहाँ से इस प्रकार से जा रही है, एकदम सीधे जा रही है। क्या उसका रास्ता बदल रहा है? जैसे कि यहाँ पर बिंदु ए के बीच के बाद यहाँ पर 3 रास्ते में बढ़ गई थी आपकी धारा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, जब धारा प्रवाहित हो रही थी तो बिंदु ए के बाद में 3 रास्ते बन गए थे, इसलिए धारा का मान भी बदल गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, बेसिकली धारा इस प्रकार से जा रही थी, इसी प्रकार से आपकी जा रहा है, उसके ऐसे रास्ते नहीं बदले हैं। तो इसमें से धारा आई ही प्रवाहित होगी, आगे भी आई ही प्रवाहित होगी, यहाँ पर भी आई ही प्रवाहित होगी और वापिस से यहाँ पर भी आई धारा ही प्रवाहित होगी। हाँ, अब देखिए बेसिकली इस बैटरी का विभवांतर कितना है, बेसिकली V है और ये जो तुल्य प्रतिरोध है वो किन दो बिंदुओं के बीच में है, बिंदु ए और बिंदु डी के बीच में है। और ये जो बैटरी है वो भी बिंदु ए और बिंदु डी के बीच में, देख सकते हैं आप, ये बैटरी हो गई। अब देखिए ये जो बैटरी है बिंदु ए और बिंदु डी के बीच में, बिंदु ए और बिंदु डी के बीच में आपकी क्या है, बैटरी है। हाँ, मतलब कि आर तुल्य और जो आपकी बैटरी है वो एक ही बिंदुओं के बीच में स्थित है। ये भी ए और डी के बीच में, ये भी ए और डी के बीच में। तो यदि यहाँ का विभवांतर V हो तो यहाँ का भी विभवांतर बता सकते हो कितना होगा, V ही होगा। तो बेसिकली ये क्या बना लिया हमने, आपका एक तुल्य प्रतिरोध, एक तुल्य परिपथ बना लिया। हाँ, ये आपका एक सामान्य परिपथ है, ये इसी का हमने तुल्य परिपथ बना। और ये तुल्य परिपथ क्यों कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 के तुल्य एक प्रतिरोध माना है, बेसिकली R तुल्य। बात समझ में आई। अब यदि आपको इतना समझ में आ गया तो डेरिवेशन तो बहुत ही इजी है। ओके, अब हम डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक बात पे गौर कीजिएगा। हाँ, बेसिकली R1 R2 R3 ये 3 प्रतिरोध थे, इनके तुल्य प्रतिरोध है बेसिकली R तुल्य है। अब आप मुझे क्या बता सकते हैं कि क्या I को हम ऐसा लिख सकते हैं, I = I1 + I2 + I3? आंसर होगा यस। अब कैसे, क्योंकि देखो बेसिकली R1 R2 R3 इन तीनों में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, R1 में से I1, R2 में से I2 और R3 में से I3।
धारा प्रवाहित हो रही है, और इन तीनों के तुल्य आपका ये है आर तुल्य है, और इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब बेसिकली ये तीनों अपने में से I1 I2 I3 गुजार रहे हैं, और इन तीनों का तुल्य अपने में से I गुजार रहा है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ की जो आपकी धारा I प्रवाहित हो रही है, मतलब इस आर तुल्य में से जो धारा I प्रवाहित हो रही है वो I1 I2 I3 के योग के बराबर है। इन तीनों के तुल्य आपका आर तुल्य है, ये तीनों अपने में से I1 I2 I3 गुजारने देते हैं, और जो इन तीनों के तुल्य है आर तुल्य वो अपने में से केवल I गुजारता है। इसका मतलब ये है कि जो I1 I2 I3 है इनका जो योग होगा वो इस I के बराबर होगा क्या नहीं? तो इसलिए हमने लिख दिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बात समझ में आई? अब बेसिकली या यदि आपको ऐसी बात समझ में नहीं आती ना, और एक अच्छा उपाय है कि देखो ये वाली जो I है वही I यहाँ से प्रवाहित हो रही है, हाँ, और ये I कितने भागों में बढ़ गई? 3 भागों में, I1 I2 I3 3 भागों में बढ़ गई। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यही जो I है वो I1 I2 I3 में बढ़ गई। तो यदि मुझे इस I का मान निकालना है तो I1 I2 I3 को जोड़ना पड़ेगा, या तो ऐसा समझ लो या ऐसा समझ लो। अब मुझे बेसिकली I का मान चाहिए, I1 का मान चाहिए, I2 का मान चाहिए, I3 का मान चाहिए। अब जैसे I1 I2 I3 के मान ज्ञात होंगे मैं इन मानों को यहाँ पर रख दूंगा और इन्हें सॉल्व करके बेसिकली आपका फॉर्मूला डेराइव कर लूंगा, जो कि आपका निकलेगा समांतर क्रम संयोजन के लिए। अब बात आती है कि I1 I2 I3 के मान निकाला कैसे जाए, तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर किस नियम का उपयोग करना पड़ेगा? ओम के नियम का। तो यहाँ पर ओम का नियम लगाते हैं। ओम का नियम क्या होता है? V इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है? I इंटू कैपिटल R। अब आप बताइए मुझे किसका मान निकालना है? मुझे बेसिकली I1 I2 I3 का मान निकालना है ना? तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो फॉर्मूला दिया है V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, यहाँ से सबसे पहले हम I का मान निकाल लेते। किसका मान निकाल लेते? बेसिकली I का मान निकाल लेते। हाँ, तो बताओ यहाँ से मुझे I का मान निकालना है, तो ये जो R है इसे मुझे किधर भेजना पड़ेगा? ऑब्वियस बात है इधर भेजना पड़ेगा। I और R अभी किस में है? गुणा में है। जब R आपका इस साइड से उठ के यहाँ पर आएगा तो बेसिकली किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से आपके I की वैल्यू क्या आ गई? V अपॉन R। फॉर्मूला लगाए V इज इक्वल टू I इंटू R। मुझे I का मान निकालना था, क्योंकि बेसिकली I1 I2 I3 का मान निकालना है, हमें चाहिए I का मान, I1 I2 I3 इन सभी का मान चाहिए। और इन सभी का मान हमें कब ज्ञात हो पाएगा? जब हमें I का मान पता हो। तो I का मान हमने ओम के नियम से निकाले, R को इधर भेज दिया, R गुण में था, इस साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो V अपॉन R किसके बराबर हो गया? बेसिकली I के बराबर हो गया। हाँ, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले I1 का मान निकालते हैं। अब देखो I1 बेसिकली है क्या? I1 है प्रतिरोध R1 में से प्रवाहित होने वाली धारा। हाँ, तो जब हम I किसका मान निकालेंगे? बेसिकली I1 का मान निकालेंगे, तो I के स्थान पे क्या रख देंगे? बेसिकली I1 रख देंगे। V के स्थान पे क्या रखेंगे? बेसिकली देखो I1 धारा किस में से प्रवाहित हो रही है? प्रतिरोध R1 में से प्रवाहित हो रही है, और प्रतिरोध R1 का विभवांतर कितना आपका V है, तो V के स्थान पे V ही रहेगा। और बताओ ये I1 धारा किस प्रतिरोध में से प्रवाहित हो रही है? R1 में से। तो बेसिकली I1 का मान कितना आ जाएगा? बेसिकली V अपॉन R1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? V अपॉन R1। अब हम बेसिकली किसका मान निकालेंगे? आपके I2 का मान निकालेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं I2 का मान निकालने के लिए मुझे इसी फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब जब मैं I2 का मान निकालूंगा तो I के स्थान पे क्या रख दूंगा? I2। अब देखिए ये I2 धारा किस में से प्रवाहित हो रही है? प्रतिरोध R2 में से प्रवाहित हो रही है, तो मुझे R के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? R2। अब बताइए ये जो प्रतिरोध R2 है इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना है? बेसिकली V है, तो यहाँ पर V के स्थान पर मुझे V ही लिखना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ से I2 का मान कितना निकल गया? बेसिकली V अपॉन R2 निकल गया। अब आप मुझे बता सकते हो कि I3 का मान क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्मूला लगाओ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब हमें I3 का मान निकालना है, तो I के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? I3। अब बताओ I3 धारा किस प्रतिरोध में से प्रवाहित हो रही है? इस R3 प्रतिरोध में से प्रवाहित हो रही है, तो R के स्थान पे R3 रख देंगे। अब बताइए R3 प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है? बेसिकली आपका V है, तो अब V के स्थान पे V ही रहेगा। तो बेसिकली फॉर्मूला कितना आ गया आपका? यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। मतलब हमने I1 का मान निकाल लिया, I2 का मान निकाल लिया, I3 का मान निकाल लिया। हाँ, अब मुझे I का मान निकालना है। अब I का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा I धारा का प्रवाहित हो रही है, तो I धारा आप यहाँ से निकाल सकते हो। बेसिकली I धारा इस R तुल्य में से प्रवाहित हो रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन कैपिटल R।
अब बताओ बेसिकली हमें आई का मान निकालना है तो आई के स्थान पे आई ही रखना पड़ेगा। अब मुझे बेसिकली ये जो आई धारा है वो किस में से प्रवाहित हो रही है, वो इस आर तुल्य में से प्रवाहित हो रही है। देख सकते हो आर तुल्य में से प्रवाहित हो रही है, तो आर के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, बेसिकली आर तुल्य लिखना पड़ेगा। अब बताओ इस ये जो आर तुल्य है इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, आपका आंसर होगा v। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, v के स्थान पे v ही लिखना पड़ेगा। तो मुझे बेसिकली i का मान भी ज्ञात हो गया, i1 का भी, i2 का भी और बेसिकली i3 का भी मान प्राप्त हो गया। अब मुझे बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में i1, i2, i3 का क्या करना है, मान पुट करना है। ओके, तो देखिए मैं मान रखने जाता हूँ। i के स्थान पे मैं क्या रख दूंगा, बेसिकली v अपॉन आर तुल्य। तो i के स्थान पे क्या रख देते हैं, v अपॉन आर तुल्य। i1 के स्थान पे क्या रख देते हैं, बेसिकली i1 की वैल्यू क्या है, v अपॉन r1। तो यहाँ पर क्या रख देते हैं, बेसिकली v अपॉन r1 प्लस i2 का मान क्या है, v अपॉन r2। तो i2 के स्थान पे क्या रख देते हैं, बेसिकली v अपॉन r2। और i3 का मान बता सकते हैं बेसिकली क्या है, ऑब्वियस सी बात है v अपॉन r3 है। तो i3 के स्थान पे क्या रख देते हैं, बेसिकली v अपॉन r3 रख देते हैं। अब देखिए v अपन r1 प्लस v अपन r2 प्लस v अपन r3, इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में v कॉमन है, देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, तीनों में से v को कॉमन ले लेते हैं। हाँ, तो देखो तीनों में से जब मैं v को कॉमन लूंगा तो v बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 बचेगा। मैंने क्या किया, तीनों में v था तो तीनों में से v को कॉमन निकाले, v का इंटू 1 में कीजिए v अपन r1, v का इंटू 1 में कीजिए v अपन r2, v का इंटू 1 में कीजिए v अपन r3, वापिस वही जो कि पहले था। तो v को हमने तीनों में से कॉमन निकाली। अब देखिए v से v क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल, तो यहाँ से v हट जाएगा आपका और फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो यहाँ से 1 अपॉन आर तुल्य किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 के बराबर आ जाएगा। और यही आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली, जब आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते तो जो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन r तुल्य इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। ये बेसिकली आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ तो हमने अभी कितने प्रतिरोध की बात की, केवल और केवल 3, जब आपके 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब यदि 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े तो फॉर्मूला बता सकते हो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर तुल्य बराबर 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। कितने प्रतिरोध जुड़े, 4 प्रतिरोध, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन r4। अब यदि 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन r5। यदि 6 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, बेसिकली r6। इसी प्रकार से यदि n प्रतिरोध जुड़े हो तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1 अपॉन rn हो जाएगा। तो यदि n प्रतिरोध आपके किस में जुड़े हैं, बेसिकली समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 1 अपॉन r तुल्य बराबर 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 प्लस 1 अपॉन r4 प्लस डैश 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 1 अपॉन rn। ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो यदि प्रतिरोध आपके समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं और यदि आपको तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी प्रतिरोध आपको दिए रखे होंगे उनके मानों को उल्टा करना है। देख सकते हैं R1 प्रतिरोध दिया था, मैंने उल्टा किया, R1 का उल्टा 1 अपॉन R1। R2 दिया था, मैंने उसको बेसिकली उल्टा किया, R2 का उल्टा 1 अपॉन R2। R3 दिया था, मैंने R3 का उल्टा किया, R3 का उल्टा 1 अपॉन R3। तो बेसिकली समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जो आपका तुल्य प्रतिरोध होता है उसका जो उल्टा होता है, ये बेसिकली तुल्य प्रतिरोध क्या है हमारा, R तुल्य, इसका उल्टा तुल्य प्रतिरोध का उल्टा, तुल्य प्रतिरोध का उल्टा कितना हो जाएगा 1 अपॉन R तुल्य। ये किसके बराबर होता है, ये बेसिकली अलग अलग प्रतिरोधों के उल्टे के योग के बराबर होता है। हाँ देखिए आपके पास क्या था, एक R तुल्य था, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन R तुल्य। ये किसके बराबर है, आपके पास 3 अलग अलग प्रतिरोध है, R1 R2 R3, R1 R2 R3। तो अलग अलग प्रतिरोधों के उल्टे अलग अलग प्रतिरोधों के उल्टे, R1 का उल्टा 1 अपॉन R1, R2 का उल्टा 1 अपॉन R2, R3 का उल्टा 1 अपॉन R3 के योग के बराबर होता है, आप देख सकते हैं। और उल्टे को पता है क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं बेसिकली, व्युत्क्रम। तो बता सकते हो यहां से क्या होगी डेफिनेशन अच्छी सी, कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जो आपका
तुल्य प्रतिरोध का, जो आपका तुल्य प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम, उल्टे का मतलब व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। उल्टे का मतलब व्युत्क्रम। तो जो आपका तुल्य प्रतिरोध होता है उसका जो व्युत्क्रम होता है, तुल्य प्रतिरोध होता है उसका जो व्युत्क्रम होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम, 1/R1 व्युत्क्रम है R1 का, 1/R2 व्युत्क्रम है R2 का, 1/R3 व्युत्क्रम है R3 का के योग के बराबर होता है। तो आप पूरा डेरिवेशन करेंगे जो मैंने आपको बताया है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का यदि पूछता है तो पूरा डेरिवेशन करेंगे, और पूरा डेरिवेशन करने के बाद लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अच्छे से बोल देता हूं, आप लिख लीजिए कॉपी में। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यही प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है। ओके, तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, बेसिकली इसका परिपथ कैसे बनाया जाता है, तुल्य परिपथ कैसे बनाया जाता है, इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या प्राप्त होता है, और इस फॉर्मूले को लिखते कैसे वो मैंने आपको समझाया। अब पिछले वीडियो में मैंने जब श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा रहा था तो उसके पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपके पास 2 ओम का प्रतिरोध पड़ा हुआ है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करने दिया है स्कूल से, और उस प्रैक्टिकल में आपको 1 ओम के प्रतिरोध को काम में लाना है। तो मैंने कहा था कि जब हम समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे उसके बाद मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, समांतर क्रम संयोजन पढ़ लिए, अब मैं बताता हूं। आपके पास क्या था, आपके पास 2 ओम का एक प्रतिरोध रखा था। कितने ओम का? 2 ओम का प्रतिरोध रखा था, और आपको 1 ओम का प्रतिरोध चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 2 ओम के प्रतिरोध को इस 2 ओम के प्रतिरोध के साथ, ये जो आपका 2 ओम का प्रतिरोध है इसके साथ समांतर क्रम में, किस क्रम में? समांतर क्रम में। ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है। तो इन जो 2 ओम का प्रतिरोध आपके पास बहुत सारे हैं, हाँ? तो ये जो आपके 2 ओम का प्रतिरोध है, ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है, इसे जोड़ दीजिए आप समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। देखिए, समांतर क्रम में जुड़ दिया, एक के नीचे एक, इस प्रकार से क्या कर दीजिए, इसे जोड़ दीजिए। हाँ, इस प्रकार से आप जैसे भी आपके पास व्यवस्था बनती है, कुंजी लगा के इस प्रकार से बेसिकली जोड़ दीजिए। जोड़ दिए। अब जैसे हम इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। हाँ, अब देखिए इसके तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। हाँ, तो बताइए बेसिकली यहाँ पर आपके पास कितने प्रतिरोध है? 2 ही प्रतिरोध है। तो आगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/R तुल्य = 1/R1 + 1/R2। अब R1 का मान कितना है? R1 का मतलब पहले प्रतिरोध का मान, जो कि बेसिकली कितना है? 2 है। R2 का मान मतलब दूसरे प्रतिरोध का मान, जो कि कितना है? बेसिकली 2 है। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा? बेसिकली आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा, आधा आधा, एक का आधा 1/2, एक का आधा 1/2, मतलब आधा प्लस आधा, आधा आधा 1 हो जाता है ना। तो 1/R तुल्य का मान कितना आ गया? बेसिकली आपका 1 आ गया। हाँ, और हमें क्या चाहिए था? 1/R तुल्य का मान 1 है। तो बेसिकली बता सकते हैं R तुल्य का मान कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, R तुल्य का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका 1 हो जाएगा। R तुल्य का मान कितना हो जाएगा? बेसिकली 1 हो जाएगा। हाँ, तो आपको क्या करना था? आपको यही तो करना था। आपको प्रैक्टिकल में 1 ओम के प्रतिरोध का उपयोग करना था, लेकिन आपके पास तो 2 ओम का प्रतिरोध है। तो आपको क्या करना था? विशेष क्रम में संयोजित करना था और 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना था। तो 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आपने क्या किए? जो 2 ओम का प्रतिरोध था उसे समांतर क्रम में बेसिकली संयोजित कर दिए, जिससे कि आपको 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया। बात आई समझ में? तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि आप प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एग्जाम में अच्छे से तैयार करके जाएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है।